बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कोशिश कीजिए दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, ख़बरें भी शामिल करनी हैं और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है, लेकिन 11 बजे वाले इस सेगमेंट में। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जी खबरों से करते हैं। सो आज की टॉप स्टोरीज क्या है उसके लिए जी मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला बाकायदा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लूं। आज की पहली खबर, मेगा प्रोजेक्ट्स मोहसिन स्पीड से तैयार। रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। नए चेहरे लाए जाएंगे जी पंजाब की काबीना में। मरियम नवाज काबीना के लिए 16 नाम तजवीज। विफाकी हुकूमत का डॉक्टर्स को मरीज को नुस्खा तजवीज करने के हवाले से बड़ा इकदाम। डॉक्टर्स विटामिन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट तजवीज करने पर पाबंदी। और इसके अलावा जी गैस की कीमतों पर भी बात की जाएगी। वेलकम बैक। ऑफ कैमरा प्रोग्राम में सबसे पहले जैसे ही हम सेट पे आए हैं, डिस्कशन जो हुई है वो बड़ी खौफनाक थी और वो गैस की कीमतों के हवाले से थी, उस पर हम जरूर आएंगे। हम आ जाते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ। रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह आज होगा। बहुत बड़ा ये मंसूबा था और इसका आज इफ्तिताह किया जा रहा है जी। हमने देखा धड़ाधड़ तमाम मंसूबे, और कल हमारे साथ इसरार सईद साहब भी इसीलिए मौजूद थे कि हमने पूछना ये था कि सेटअप में जो काम चल रहे हैं एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन्होंने खुशखबरी ये सुनाई थी कि काम कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह उन्होंने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की भी हमें खुशखबरी सुना दी है कि इंशाल्लाह जब नई हुकूमत आएगी तो इस पर भी कोशिश यही होगी कि जल्द काम शुरू कर दे। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इसको कितने सालों से रोका गया था, और मैं गुज़श्ता रोज़ बैठा था, दो एक्सियंस थे लेस्को के, दोनों ही बैरिया के रहने वाले थे, और वो ये कह रहे थे कि जिस तसलसल के साथ और जिस तरह उस प्रोजेक्ट को काम किया गया है, कहता हम सोच भी नहीं सकते थे। और फिर अच्छा, पहले होता था कि बैरिया का कहते थे कि बैरिया के लोग जो हैं इससे मुतासिर होंगे। बैरिया के ही लोग कल कह रहे थे कि हमें जो इंटरचेंज दिया जा रहा है और हमारे जिस तरह उसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बाकी लोगों को तो होगा। देखें, अड्डा प्लॉट से लेकर आपको सीधा मुल्तान रोड से निकलना है मराका के पास कहीं जाके, तो फिर ये ठोकर और ठोकर से फिर इस तरह का जो डिस्टेंस है ये तो सारा कट जाएगा ना। ऐसे तो इसलिए जो आप जिक्र हम लोग हमेशा करते हैं कि मोहसिन स्पीड के साथ प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया गया है। स्पीड अपनी जगह है, लेकिन ऐसा मंसूबा जो कि इल्तवा का शिकार था, जिसके सामने कई केसेस थे, अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत थे, कई रुकावटें थी, उन रुकावटों को ख़त्म करना, फिर उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना, ये बड़ा काम था जो कि मौजूदा वज़ीर आला की जानिब से किया गया है। और बहुत सारे तहाइफ हैं लोगों के लिए, लाहौरियों के लिए हैं, बल्कि पंजाब भर की आवाम के लिए मौजूदा निगरान सेटअप की जानिब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फ़ायदे के लिए की गई। लेकिन एक ऐसा मंसूबा जिसमें कई रुकावटें हाइल होने के बावजूद उसको मुकम्मल कर दिया जाना, और शायद आज का कह रहे हैं कि आज उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में लोगों को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, बल्कि कल ही एक तो कुछ तो कह रहे थे कि इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए थे, यही गवर्नमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें अब आमिर भाई कहेंगे कि मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, इस तरह का सीएम चाहिए। हाँ जी, इस तरह का सीएम चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें तो पहले मैं कर लूँ जो मेरे दिमाग में आती है, फिर वो मैं करता ज़रूर है। एक तो हमने जब ऑफ एयर आपने बात की तो हम ख़तरनाक बातें कर रहे थे और आयशा के मतलब कर रहे थे जो दुबई पलट है और दुबई से आने वाले लोग जो हैं इनके मतलब मशहूर है कि ये फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ के लोग सही नहीं। और दूसरी बात, जब आपने आके अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे अपनी मिस याद आ गई, मिस फरजंदा, और हम उसी तरह वालेकुम सलाम मैं और सिपरा कर रहे थे और याद आई, तो मैंने वो बात ज़रूर करनी है। क्लासरूम वाला। बाकी रही बात इस सीएम की, तो इस जैसा सीएम ना पंजाब ने कभी देखा ना कभी देखेगा, क्योंकि ना ये जागीरदार है, ये दिल पे पत्थर रख के, ना ये सनतकार है, मैं बता रहा हूँ, ना ये जागीरदार है, ना सनतकार है, ना ये सियासतदान है। ये बिल्कुल एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया कि 1 साल का वक्त मिल गया। नहीं तो जो निगरान सीएम्स हैं उनके पास बेचारों के पास 3 महीने होते हैं। 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में उनका ज़्यादातर फोकस जो है इलेक्शन पे रहता है।
लेकिन ये सीएम क्योंकि आए और इनको मौका मिला तो इन्होंने इलेक्शंस के साथ साथ जो है डेवलपमेंट वर्क पे काम किया और सिर्फ लाहौर में नहीं किया सिपरा साहब, पूरे पंजाब में किया। कल रहीम यार खान मुल्तान में रात गए तक और आवाम वैगन में बैठकर, वो जो वैगन थी उसी में अपने स्टाफ के साथ बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर फीते काट रहे थे। अब ऐसा सीएम जो है वो आना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब सियासतदान आता है वो खूबसूरत हो सकता है। जो आई है अभी खूबसूरत है जी, वो मरियम नवाज इससे पहले वाले सीएम को भी आप खूबसूरत नहीं, ये मरियम नवाज तो खूबसूरत है। मुज़दार साहब मैंने कहा वो खूबसूरत हो सकती है लेकिन इतनी एफिशिएंट शायद ना हो। शायद की बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो हो, क्योंकि पहला मौका है उनके पास और उनके पास एक मिसाल कायम है। उनके पास कल चीफ सेक्रेटरी गए, सीएम फुल पैकेज आप कह सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी उनके पास गए, तमाम जारी मंसूबों पे और जो मंसूबे अभी बनने हैं उन पर उनको ब्रीफिंग दी, और ये वो ब्रीफिंग है जो वो निगरान वज़ीर आला से लेकर गए थे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली जो सीएम है मुहतरमा आयरन लेडी है। नहीं, उस पे आएंगे। अभी आपने जल्दी कर दी है, ये देख लें। अभी मैंने खबर छेड़ी भी नहीं। अभी तो हम बात करें किस तरह होता है कि किस तरह होता है वो क्या है कि बदलता है आसमान, क्या बदलता है रंग आसमान कैसे? आप सुनिए आप थोड़ा मुकम्मल होने आप मेरी बात मुकम्मल होने बात होगी मुकम्मल बोलते हैं। आयरन लेडी आपने कर ली, पूरी होगी बात, इससे ज्यादा और क्या करनी। मेरी बात सुने, असल वजह पता क्या है? डिस्कस करनी है स्क्रीन पे, वो चल उस तरफ नहीं चल रही है। मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है। यहाँ पर तो बात हो रही है। मेरी बात सुने, मैं जवाब देता हूँ। बात सुने, सिपरा साहब ने बड़ा अच्छा देखे तजिया किया सदरन लूप पे, और उसने बताया कि लोगों को शो करते नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे दूसरी खबर की तरफ जाने दें, फिर आप अपने जज्बात खुल के बयान कर ले। हाँ, मेरी बेकरारी का आपको क्या अंदाजा? देखें मेरी बात सुने, जितना जल्द हो वो आ जाए। कल तक निगरान सेटअप के ये और आज बैठकर कर रहे हैं, तारीफें करते रहे, और आज अचानक इनकी तब्दीली देखें, यू टर्न देखें कि नई सीएम आ रही है, उसकी तारीफें शुरू कर दी। भाई साहब कितने खलो भी जाओ, मैं बचपन तो किसी ने तो रहने दो, मैं बचपन तो करता रहा सदरन लूप पे आ जाए थोड़ा सा उसके। नहीं, सदरन लूप पे तो ये सिर्फ सदरन लूप की बात नहीं है, आज इसका इफ्तिताह है सदरन लूप का, और कल जो है वो जो बंद रोड कॉरिडोर है जो मोटरवे तक जाएगा, जो कि एक्सेस होगा आपका ये समझे कि इकबाल पार्क से लेके मोटरवे जाने तक आपको बंद रोड की ट्रैफिक, और बंद रोड वाली ट्रैफिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इस बड़ी ट्रैफिक के आने के, जो कि मोटरवे की तरफ जा रही है। और कल इसरार साहब ने बताया कि हैवी ट्रैफिक के लिए अलग से रास्ता होगा, स्लो मूविंग के लिए। इसके अलावा 700 से ज्यादा वो लोग हैं जो बेचारे पिछले कई साल से एलडीए की स्कीम के अंदर प्लॉट लिए बैठे थे, लेकिन उनकी बैलेटिंग नहीं हो रही थी, तो आज शायद वो बैलेटिंग भी चलें जी, दैट्स रियली आज या कल में हो जाएगी। तो अच्छा आमिर भाई, ये कमेंट चाहिए, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। निगरान वजीर आला ने क्रिकेट म्यूजियम अपग्रेडेशन का टास्क दे दिया है, कितना जरूरी था, क्या फायदा होगा इससे? ये बड़ा फायदा है। देखिए अभी तक तो ये छुपा हुआ है, लोगों को पता भी नहीं है। मैंने इस पर 2-1 पैकेज भी बनाए थे और मैंने बताया था बहुत बड़ा सासा है हमारे पास क्रिकेट के हवाले से, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये क्रिकेट एकेडमी के अंदर, जो क्रिकेट एकेडमी के अंदर जा सकता है, वो प्लेयर्स हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, बाहर से आए हुए खिलाड़ी हैं, वो जा सकते हैं, पब्लिक तक एक्सेस नहीं है। इसी तरह का एक जो है बाग़ जना में मौजूद है, बाग़ जना में भी एक छोटा सा क्रिकेट म्यूजियम मौजूद है जिसमें बड़ी यादगार चीज़ें पड़ी हैं, उनको भी इकट्ठा किया जाए और एक म्यूजियम पब्लिक के लिए बनाया जाए। क्रिकेट हमारा अवामी खेल है, ये बड़ा ज़रूरी है, और सही कहा उनको, इसको अपग्रेड किया जाए और इसमें बेशुमार चीज़ें अभी भी मिल सकती हैं। हमें तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स की कैप्स मिल सकती हैं, बैट्स मिल सकते हैं, बॉल्स मिल सकते हैं, और हम रब्ता कर सकते हैं। हम तो मतलब हमारे पास तो एक पूरा म्यूज़ियम का मैं समझता हूँ एक पूरी आर्टिकल जो है वो इस वक्त जेल में है, वहाँ से वो भी मिल सकता है। हम ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ। फिर मैं आगाज़ आमिर भाई से करूँगी और फिर मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। पंजाब की काबीना में नए चेहरे लाने का फैसला किया गया है और मरियम नवाज काबीना के लिए 16 नाम तजवीज़ करेंगी। आमिर भाई, ये चेहरे पर मुस्कुराहट जो है ना आपकी बनती है नहीं, नया चेहरा तो मेरा ही है, परी चेहरा। हाँ। वो कहते हैं ना नया परी चेहरा आ गया, फला फिल्मों में आया करता था ये बात। मुझे तो नया चेहरा कोई नजर नहीं आया। इसमें से कौन सा नया चेहरा है मुझे ज़रा कुछ तो बताएं मुझे। मैं भी पढ़ रहा था खबर को, लेकिन मुझे तो वो सारे नाम जो हैं वो ख्वाजा सलमान, ख्वाजा इमरान, मुस्तफा शुजा-उर-रहमान, हिना परवेज, राना सिकंदर, सारे पुराने चेहरे हैं। नए चेहरे कहाँ से आएंगे? देखिए, जब आपकी सियासत का एक मोड है कि जिसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज में
टिकटें देते हुए सोचते हैं कि साबका एमपीए कौन था, यहाँ से किसकी अप्रोच अच्छी है, तो आप उसी में से फिर अपनी वजारतें सिलेक्ट कर लेते हैं जी। नया चेहरा एक ही है और वो मरियम नवाज है, जो पहली दफ़ा असम्बली में इलेक्ट होकर आ रही है। वो जो फिल्मों में मैंने अभी बताया परी चेहरा, जो नई एक्ट्रेस आती थी तो उनके मुतल्लिक लिखा होता था परी चेहरा फलां फलां इसमें हो रही है पहली दफ़ा जलवागर, तो ये पहली दफ़ा जलवागर हो रही है मरियम, और ये नया चेहरा है। बाकी वजारतें जो हैं वो एक्सपीरियंस लोगों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है पंजाब चलाना है, और पंजाब को चलाना बहुत बड़ा सूबा है, और आप हर जगह पे नया खाला जी वारा नहीं है नहीं, और हर जगह पर अगर चले सीएम का नया एक्सपीरियंस हो रहा है तो हर जगह पे नया एक्सपीरियंस नहीं। उनको बाकी चीज़ों ने किसने ब्रीफ करना है, मतलब हेल्थ पे कौन ब्रीफ करेगा, एक्साइज पे कौन ब्रीफ करेगा, उनको एजुकेशन पे कौन ब्रीफ करेगा, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। और तमाम लोगों में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जैसी सलाहियतें नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक मीडिया हाउस चला रहे थे और उन्होंने बेशुमार एक मीडिया हाउस से अब माशाल्लाह कितने चैनल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक पूरा बैरी बेड़ा बना लिया। उनका उन तक ठीक है कि उनको काम करने का एक्सपीरियंस था। मरियम सोने का चमचा लेकर पैदा हुई, इंडस्ट्री पहले से मौजूद थी जो उन्होंने कभी नहीं चलाई, सियासत उनके घर में पहले से मौजूद थी जो उन्होंने नहीं बनाई, बन गई। अब बन गई है, अब उनको वजारत आला पे एक्सपीरियंस, उनके वालद का एक्सपीरियंस ज़रूर उनको हासिल होगा। कल उन्होंने ट्वीट भी किया था इस पर कि नवाज शरीफ पीछे बैठ कर जो है वो हमें गाइड किया करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब का अच्छा और मुहतसन फैसला है, तो वो अब बैठ कर जो है वो मरियम को चलाएंगे और पंजाब की मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे लगता है उनके इस फैसले से बहुत सारे वो वोटर्स जिन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से वोट दिया था वो दिल बर्दाश्त हैं मानने के बाद। देखिए हमने भी नवाज शरीफ, हम भी यही कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वही है सेंटर ऑफ पावर जो है इस पूरी पार्टी के अंदर, और सियासी चेहरा जो है वो नवाज शरीफ ही हैं। लेकिन आगे आपको देना भी है, किसी को आपने किसी को एक्सपीरियंस देना भी है, किसी को सिखाना भी है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मरियम नवाज जो कि उनकी सियासी जानशीन है उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से हुकूमतें चलती हैं। तो मेरा ख्याल है वैलेंटाइन ना समझ लेना मरियम का नाम है, वेल इन टाइम जो है ये फैसला किया गया है मरियम को लाने का। पंजाब में करते हैं कि ये फैसला अच्छा भी साबित हो, अच्छा फैसला होगा, लेकिन एक तजवीज़ है मरियम को भी अभी से दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इशू पावर का है, और पावर का एक ही हल है कि वो सोलर एनर्जी को इस सूबे के अंदर सस्ता करने पे और लोगों को बासानी फराहम करने के लिए काम करें। बैंकों से कर्जा दें, एक फैक्ट्री लगनी चाहिए यहाँ पे, लोगों को जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाएं और पंजाब में सोलर पैनल्स की एक फैक्ट्री लगाएं जहाँ से सस्ते सोलर पैनल्स मिले, आपके सूबे का बहुत सारा रेवेन्यू बच जाए। शायद सिप्रा साहब देखें, हाई साहब की मुझे समझ नहीं आ रही। हाई साहब कल तक कहते थे कि जान अल्लाह दी वोट नवाज शरीफ दा, थोड़ा सा वो जज्बात की लहर में जज्बात को देखें, मौका देते इस दफा कोई नहीं। देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुशी बहुत बड़ी थी। आपके क्वेश्चन का जवाब, उनकी जो राय है मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और सख्त मेरा ना करी राय ना करी एहतराम भी करते हैं, मेरा नहीं रखता, राय ना करते सिर्फ। उसकी वजह कॉम्बिनेशन है, पहली दफा सुने, सख्त इख्तलाफ रखता हूँ। उसकी वजह क्या है कि वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ का, इसमें कोई दूसरी मैं तो पहले कह रही हूँ, लोगों मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिला है मियां नवाज शरीफ के नाम पे ही मिला है, और सियासी पार्टीज में यही होता है कि जो लीडर या कायद होते हैं उनके नाम पर वोट होता है। बाकी आप सरमायाकार या जागीरदार कुछ लोग हैं 30-35 हैं वो जीतते हैं, बाकी सारा जो है वो पार्टी बेस बॉस होता है। अब मेरी बात सुने कि जिन लोगों ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पे है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म उनको देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो अब पिछला टेन्योर पीडीएम का रहा है उसमें लोग नहीं है उनसे, उसमें जो हालात उन्होंने बिजली, गैस और बाकी पेट्रोलियम मसनूआत के साथ किया है वो उस वजह से मजीद, और गुज़श्ता रोज़ देखें ख्वाजा आसिफ साहब की एक और स्टेटमेंट आ गई कि बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। मतलब अभी तो आपने हलफ ही नहीं उठाया, उससे पहले ही ये बातें सामने आना शुरू हो गई। इससे लोगों का वो वोटर जो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, तो आपका क्या ख्याल है हाई साहब कि मियां नवाज शरीफ जो है अगर 4 साल 5 साल हुकूमत चलती है तो मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठकर जो है वो उसको गाइड करते रहेंगे और इसी तरह मामला चलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता, जो फ्रंट पे होता है उसी को देख रहे होते हैं। पे तो यही दो नाम नजर आएंगे, यही नजर आएंगे ना, मियां शहबाज शरीफ होंगे या वजीर आला आपकी मरियम नवाज शरीफ होंगी। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा सबसे बड़ा सूबा है जिसने बाकी पूरे पाकिस्तान को फीड करना है, फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट जहाँ से है, गंदम का मामला है, बाकी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, बाकी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करें तो फिर तो है, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अच्छे हालात लेकर आए। लेकिन जो वोटर है
उनको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाई साहब को नहीं होंगे, हाई साहब तो खूबसूरती की बात करते हैं, आयरन लेडी की बात करते हैं, वो हाई साहब का अपनी बात है ना। बाकी जो लाखों लोग हैं नहीं, मैं उनकी एक टाइम अपनी पे राय जरूर है। आपसे आप पूछूंगी कि दोबारा आपके ख्यालात यही रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वाकई एक्चुअली काम की मैंने जरूरत लास्ट है, टाइम भी बात बहुत की थी, मैंने active कहा CM की अब जरूरत जो है। इलेक्शन होगा, आने वाला जो इलेक्शन होगा और आज़ाद हैसियत में जो जीतने वाले लोग हैं और जिस तरह वोटर्स ने उनको वोट किया है, इससे बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि जो डिलीवर करेगा, जो लोगों के फलाह के काम करेगा, जो लोगों की जेब पर बोझ कम करेगा, लोग उसके साथ खड़े होंगे। अदरवाइज़ ये आज़ाद हैसियत में जीतने वाले इतनी बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने बड़े आसानी से मैसेज दे दिया कि भाई हमारे लिए काम करें, हम अदरवाइज़ हम किसी और की तरफ रुख कर लेंगे। और जो सेटअप मौजूदा आ रहा है अल्लाह करे हो, लेकिन जो तवक्कुआत अवाम की थी, जो मेरी थी, वो मौजूदा सेटअप से मुझे नहीं नजर आएंगी। और 300 यूनिट शायद कहे थे नून लीग ने, 300 यूनिट के नहीं 200 कहे थे, पीपल्स पार्टी ने कहे, 200 कहे थे, 300 यूनिट नहीं, नून लीग ने सोलर का कहा था। नवाज शरीफ नहीं, साहब के नून का मंसूबे में मैनिफेस्टो में सोलर का था, सोलर का 300 पीपल्स पार्टी ने कहा था, पीपल्स पार्टी और 200 यूनिट्स किसने कहे थे? किसी ने नहीं कही। 200 यूनिट सोलर में कहा था भाई, सोलर भाई साहब ठहरे तो सही ना, 200 यूनिट्स की भी बात हुई थी। मैंने उस वक्त भी यही कहा अच्छा, था 200 भी मुश्किल है, मुश्किल 100 भी मुश्किल है। आप मजीद बढ़ाएंगे, आपको IMF ने इस तरह पकड़ा हुआ है कि आप पीछे आने के बजाय आप ऊपर जाएंगे। और ये हालात जो हाई साहब सजेशन अच्छा, दे रहे अब हैं, इतने चैलेंजिंग माहौल में वाकई परफॉर्म करना, ठहर जाओ, मेरे हक की गल करने लगे, ठहर जाओ। हाई साहब जो सोलर की बात कर रहे हैं, हाई साहब में से 2 साल से कर रहे हैं कि सोलर अपने घर लगवाया नहीं है, लोगों को मशवरा दे रहे हैं, मरियम को मशवरा दे रहे हैं, पैसे नहीं है, मरियम नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं, मशवरा इन्होंने अच्छा दिया है, इसीलिए उन्होंने आते रिक्वेस्ट कर मशवरा दी अच्छा है दिया है कि लोगों को आसान एक साथ पर जिस पे सूद ना हो, हाँ सूद ना हो, सूद ना हो, बिला देखें नहीं, मुश्किल नहीं है। कम से कम सिस्टम जो आपका लगना है ना, वो 6 से 7 लाख में लगना है एक घर के चलाने के लिए। उसका एवरेज बिल जो आजकल हमें आ रहा है वो 20 से 25 हज़ार आ रहा है। आम 200 यूनिट्स का बिल हम लिखे तो 17-18 हज़ार है, उसमें टैक्सी शामिल करके। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदे का सिस्टम 5-6 लाख में लग के और उसको महीना जितना उसका बिल आ रहा है कंजम्पशन के मुताबिक उतनी उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए और उसे कहें कि आप वो अदा करें, तो उसका सिस्टम भी चलेगा। एक तो कौमी ग्रिड पे बोझ कम होगा, जो हम IPPs पे जाते हैं, फर्नेस LNG पे महंगे दामों बिजली बनाकर फिर हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल करते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा, आवाम को जरा फायदा हो जाएगा। चले 4-5 साल में किस्तें उतर जाएंगी, 3-4 साल और फायदा दे ही दे, बस इंतजार अब इस चीज का है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, पहले मैं चौथी खबर पे आ जाती हूँ। गैस की कीमतों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो आजकल हर किसी का मसला बने हुए हैं। डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज़्यादा गैस के बिल आ रहे हैं। गैस की कीमतों में मुमकिन 32% इजाफा तबाहकुन होगा, एप्टमाई कह रही है। कुछ पहले घरेलू सारिफिन की बात कर लेते हैं। शायद सिप्रा साहब, यकीन माने हर बंदा दुहाई दे रहा है। आप देखें, मेरा मोबाइल बताता है कि लोगों को क्या हो रहा है। मुझे जो मैसेज आ रहे होते हैं और साथ में एक बिल भेजा लोग जाता है, समझना चाहते हैं, रीजन पूछना चाहते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हो भेजते गया हैं मुझे, और साथ में वॉइस नोट भेज देते हैं या मैसेज भेज देते हैं कि पिछले माह हमारा इतना बिल आया, और या पिछले साल इतना बिल आया था, और रवा माह इतना बिल आ गया है। तो उसका बड़ा आसानी से मैं जवाब देता हूँ। मैं तो कल कह रहा था, मैंने कहा मैं एक रिकॉर्ड भी करवा लेता हूँ बयान, ताकि वो सबको वही भेज दिया। एक आसान फार्मूला बता दे जो सबके लिए। आसान फार्मूला इस तरह है कि आपका बिल पकड़ें और उसके पिछले साल आपके जनवरी 2023 का जो कंजम्पशन है वो देखें। उसके मुताबिक अगर सपोज मैं मिसाल दे देता हूँ, आपकी 2.5 हेक्टामीटर क्यूब अगर आपने गैस इस्तेमाल की है, तो आपका बिल गुज़श्ता साल वो होगा कुछ 4 से 5 हज़ार रुपये का। और वही कंजम्पशन अगर आज हम इसकी बात करें, जनवरी 2024 की बात करें, और अगर 2.5 हेक्टामीटर क्यूब आपने गैस सेम कंजम्पशन है, और जो मेरे पास मोस्टली 99% बिल्स आए हैं उनकी कंजम्पशन सेम है। मतलब गुज़श्ता साल भी जनवरी में उन्होंने इतनी गैस इस्तेमाल की, इस साल जनवरी में भी इतनी ही इस्तेमाल की, लेकिन जो बिल 4,000 वाला था वो 26,000 पे चला गया, जो 26,000 वाला था वो 80,000 पे चला गया। अब लोगों को क्या था कि लोग मौसम सरमा में गैस इस्तेमाल इसलिए कर लेते थे कि चलें बिजली का बिल कम आ रहा है, गैस चलें 2-3 महीने गीज़र चल जाए, हीटर चल जाए, चूल्हे जल जाएं और उसके बाद उसका इस्तेमाल हो जाए। लेकिन जब बिल आना शुरू हुए,
कि बिल की एवरेज ही 15,000 18,000 से शुरू हो रही है, तो फिर लोगों की चीखें निकली हैं कि गैस का बिल तो हमने कभी ज़िंदगी में 100 150 250 से ऊपर कभी सुना ही नहीं ना था, हमारा रवैया ही नहीं था, हम तो इस सुनने के कायल ही नहीं है कि गैस का बिल भी हज़ारों में आएगा कभी। ऐसे ही है। तो उस वजह से लाख से भी ऊपर बिल है। देखें 10 मरला या कनाल या जिसने मुसलसल गीज़र चला लिया है मौसम सरमा में, तो वो लाख से भी ऊपर चला गया। उसकी क्या वजह है कि स्लैब है। मैंने एक स्टोरी दी थी, हाई साहब के पास में बैठा था, आपकी एक एंकर भी आई थी 24 से मेरे पास पूछने के लिए, उन्होंने शायद प्रोग्राम करना था। मैंने उस वक्त स्टोरी दी थी कि कम से कम जो बिल होगा वो 850 होगा, और वो बहुत माइनर अगर इस्तेमाल है। और अगर आप 850 से 0.1 ऊपर मतलब 0.9 हेक्टामीटर तक तो आप रहेंगे तो आपको ठीक है 800-850 तक बिल रहेगा। अगर 1 हेक्टामीटर पे चले जाएंगे तो यही बिल आपका उठाकर 1800 पे चला जाएगा। अंदाजा करें आप कितना जुल्म है ये। ठीक है, उसमें क्योंकि आपका 1000 रुपया फिक्स चार्जेस शामिल हो जाएगा। अच्छा, फिर 1.5 पे हम लोग, इसकी रीजन क्या है? रीजन क्या, टैरिफ है, आपकी गवर्नमेंट ने टैरिफ बनाया। वो कहते हैं अब इस वक्त आपकी कुदरती गैस और एलएनजी का तकरीबन रेट यकसा हो गया है। एलएनजी के लिए और सीएनजी के लिए तो आपने एलएनजी और नेचुरल गैस और कमर्शियल सार्फिन के लिए सेम कर दिया हुआ 3800 3900 रुपए जो है यानी आपने जहाँ कर पे दिया। हम बिजली के बिलों की प्लानिंग करते रहते थे, बिल के पैसे पहले साइड पे करने, अब आपको गैस के बिल भी यही करने गैस पड़ेंगे। का भी यही होगा। और फिर आप कहेंगे कि मैं तो बिजली की बात करता हूँ कि लोड शेडिंग होनी चाहिए, हमें कम बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल कम आएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने गैस का कहा था, आप दोनों ने प्रोटेस्ट किया था कि आप तो यही कहते रहते हैं कि कम इस्तेमाल करें, तो हम ज़रूरत की ना इस्तेमाल कर लो, फिर ज़रूरत ही लगा बतावे। इसलिए देखो, लोगों को बताने का मकसद क्या होता है कि उनको मालूम हो कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने जा रहा है। मैंने वो आज से 1.5 महीने पहले बताया था, आज उसका नतीजा आपके सामने है कि हर घर में, मैं ऑफिस एंटर होता हूँ तो गैस का कभी कंप्लेंट नहीं होती थी। चलो गर्मियों में समझ आता है, बिजली के बिल किसी की किस्त करवा दें, किसी को गलत बिल आ गया, वो तो चले ठीक है, मामला चलते रहते हैं। गैस का कभी नहीं हुआ था। बल्कि कल हंस रहे थे, वो कह रहे थे सिपरा साहब ने कोई मैसेज बनाया सारे की जा रहे हैं, पिछले साल ही नहीं गैस इस्तेमाल की थी, नहीं, ये लोगों का बहुत संजीदा मसला बन चुका है। आप गुजर बसर लोगों का मुश्किल है। मुझे ब्रेक का हमें भाई कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आएंगे इस टॉपिक की तरफ। दोबारा से हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, गैस की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे थे। एप्टिमा पंजाब का ये कहना है कि ये तबाहकुन है। इस पे आमिर भाई आपको एक कमेंट चाहिए, फिर अगली खबर की तरफ। देखिए, इंडस्ट्री चलना बड़ा ज़रूरी है और गैस अगर ये हालात रहे तो कल जो खबर आई है वफाक से, वो ये है कि इंडस्ट्री को भी गैस महंगी की जा रही है 32%, और उसमें खाद बनाने वाले कारखाने भी शामिल है और हमारे टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल है। आवाम को भी गैस, लेकिन आवाम को जो घर चूल्हा जलाते हैं और खाना बनाते हैं उनको मेरा ख्याल है सहूलत देनी चाहिए, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री तो कमाती भी है, ऐसे ही है। अगर इंडस्ट्री बिल देती है तो इंडस्ट्री उसी गैस से ज्यादा, लेकिन आमिर भाई उस पर फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं, फर्क तो पड़ेगा, ये तो नहीं है। देखिए, 32% आपकी खाद इस साल भी ब्लैक में गई, खाद वालों ने बहुत कमाया। टेक्सटाइल जो है बाहर एक्सपोर्ट है इनकी, वो बाहर डॉलर से पेमेंट्स आती है इनकी, ये दे भी देंगे बिल। तो यहाँ गरीब, ये शायद से सही बात कर रहा था, जितना बिल अगर बिजली का बिल भी और गैस का बिल भी, और आने वाली एक और खुशखबरी भी है कि पानी का बिल भी आया करेगा, जो कि मीटर्स लगने जा रहे हैं। हाँ जी, बाहर मुआहदा हो गया इनका। हाँ जी, ऐसे और जो हम पानी का नल खोल के तो सो जाते हैं ना कि आराम से, ये पानी जरा ताज़ा पानी सफाइयों में अच्छा खासा बहा, ये पानी भी आपको नाप तोल के जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है घर में आप वो जो पुराने पेट्रोल पंपों पर नहीं पड़े होते थे पीपे, जो लीटर का 1.5 लीटर का हाफ लीटर का, वो वाले रखने पड़ेंगे। गैस के साथ भी हमने ये किया। आपने अभी बताया कि वो आपके मुलाजिम जो हैं वो चूल्हा जलाते हैं। आपको बताया कि गैस हीटर से 4 गुना गैस चूल्हा लेता है, जो कि हमारा कन्वेंशनल है। ना हम कन्वेंशनल गीज़र बंद कर सके इस मुल्क के अंदर, ना हम सीएनजी बंद करते हैं, ना हम कन्वेंशनल चूल्हे जो हैं उनको ख़त्म करते हैं, जो कि एफिशिएंट ओवन्स हैं गैस के, उनका इस्तेमाल बनाएं। ये देगी लोहे से बने हुए चूल्हे ख़त्म करवाएं, तब आपकी गैस बच सकती थी। आपने सीएनजी पे 30 साल की गैस जला दी 3 साल के अंदर। ऐसे ही बिल्कुल कौन आपको अक्लमंद कहेगा? अब नतीजा ना गैस है, ना पानी है और ना बिजली है, पता नहीं क्या होगा। अगली खबर की तरफ आ जाए जी। डॉक्टर्स पर विटामिन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट तजवीज़ करने पर पाबंदी है, रीजन क्या है इसकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जितने विटामिन पे पाबंदी लगाई गई है और जिनके फरोख्त पे भी पाबंदी लगाई गई, बड़ा अच्छा काम किया गया है। हम अच्छी तस्वीरें, अच्छी एड्स देख के, अच्छे चेहरे देख कर हम कहते हैं जी जनाब ये तो
शायद यही विटामिन इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे चेहरे तो सिपरा मेरे वालों है, सिपरा तेरा चंगा नहीं चेहरा तेरा ऊँचदा ही है। अच्छा, ये जो विटामिन जो हैं ये लोगों के लिए नुकसानदेह भी हैं। अगर आपने इसको नहीं, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखिए, है, डॉक्टर जो है, मैं आपको बताऊं, ये बदकिस्मती और बदनसीबी है हमारे यहाँ। विटामिन कंपनीज जो हैं वो डॉक्टर्स को और उनकी फैमिली समेत अमेरिका भिजवाती सही कह रहे हैं, सही, उनको मैं दुबई agree भिजवाती करती हूँ, हैं, agree करती हूँ उनके आपकी इस टूवर्स बात से। लगवाती हैं Yes, और वो विटामिन लिख के exactly, दिए हाँ, जाते हैं exactly। जो कि विटामिन उसके लिए ज़रूरी भी नहीं भी है। नहीं है। मतलब किसी का अगर जिंक कम है तो उसको हो सकता है किसी और चीज़ की भी कमी हो, सी की भी कमी हो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। इसमें इसी खबर के अंदर है कि उसको रजिस्टर कर लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात है, मुझे बताएं, आपके मुल्क में सब्जियां हैं, मैं ये कहने लगी थी, ये सब आपके चीजें आपकी मुल्क अच्छी में डाइट से पूरी प्रोटीन हो है। सकती हैं। हाँ। ये सब आप चीजें दालें हैं, आपकी दालों में बेशुमार विटामिन हैं। ऑल्टरनेट पे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी सब्जियां, फल जो हैं, मौसमी फल, सब्जियां आपको अवेलेबल हैं। चले आप शायद सिपरा साहब के बहुत महंगी है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है। कहीं पे आपको किन्नू अगर 300 रुपये का मिल रहा है तो वही किन्नू आपको 100 रुपये में मिल जाता है। ज़रा छोटे साइज़ का होएगा, लेकिन उसके अंदर विटामिन उतना ही होंगे, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खुदारा इन दवाइयों से बचें। और शायद सिपरा साहब भी आजकल एक विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पैसों की आती है, इससे बेहतर फिर आप कोई फ्रूट या सब्जी लेके खा ले तो वो ज्यादा बेहतर नहीं, होगा। मैंने अभी शुरू नहीं किया, मैंने ली है, घर पड़ी हुई है। हाँ। इस्तेमाल नहीं की। मैं आज सुबह कल भी यही बात हो रही थी। मैंने कल डॉक्टर से भी जब बात की तो वो भी, उन्होंने भी यही कहा कि आप, हमारे लाइफस्टाइल ऐसे है ना कि फिर हमें ऑल्टरनेट पे जाना पड़ता है। तो अल्टरनेट भाई साहब ने बड़े अच्छे से बता दिया है कि बेसिकली हमारा इशू पता क्या है, हम लोग जो खुराक ले रहे हैं और हम लोग साफ़ी जो हैं, साफियों की अगर बात करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस करूं तो हमने कभी टाइम पे खाना खाया ही नहीं सिवाय नाश्ता के। हाँ, सही बात है। ना हमने लंच कभी टाइम पे किया, ना कभी डिनर टाइम पे किया है। तो जब आपका एतदाल ही नहीं है तो फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं। इसलिए बाकी खुराक का उसमें मिलावट, ये बाकी चीज़ें, ये तो आप साइड पे रखते हैं। आम बंदे को तो ये कर सकता है ना, कर सकता है। तो डॉक्टर्स बताते नहीं ना भाई साहब। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको, उसने पर्ची वो जो सामने रखी हुई है, उसने उस पर फीस पूरी करने के लिए उसने तो लंबी लाइन लिखते नहीं। बिल्कुल सही कह। उसने ये नहीं बताना कि आप ये कोई फ्रूट खा लें, कोई सब्जी खा लें या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें उन्होंने नहीं बतानी। उस पर्ची पे जो लिखी जाएंगी चीज़ें वो हमने उठानी है और जाके लेके, अगर बाहर हैं तो गाड़ी में रख लेनी है। टाइम होगा, वो रोटी नहीं खानी टाइम पे, दवाई हमने खा लेनी है टाइम पे। हाँ, ऐसे ही है। तो फिर आप किस तरह सोच सकते हैं ये चीज़ें। और दूसरी बात, ये सप्लीमेंट्स ये आप देखें नुकसानदेह भी है। इस तरह हालात, डॉक्टर्स कभी नुकसान भी नहीं बताएगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर को आप प्रोग्राम में बुला लेंगे तो शायद वो कुछ बता देगा, लेकिन जब वो अपनी सीट पे बैठ के किसी पेशेंट का लिख रहा होगा कभी भी नहीं बताएगा कि वो इससे नुकसान क्या हो सकता है। फायदे ही फायदे सारे। लेकिन बेहतरीन हल यही है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, तमाम सब्जियां, दालें, चिकन, गोश्त, सब चीजें खाएं, लेकिन पोषण के साथ। नहीं, एक और चीज कर लें कि अगर गवर्नमेंट इस तरह का इकदाम उठाती है, जो रजिस्टर्ड चीजें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सर्टिफाइड हैं, जिन पे है कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउ हैं, तो वो इस्तेमाल करें, उसमें कोई नहीं है। लेकिन एक गली मोहल्ले की सतह पे बनने वाली या एक आम इंडस्ट्री अगर कोई चीज बना के प्रोडक्ट ला रही है, इन पे करने लग जाएं तो नहीं, फिर हम फ्रीजर या एसी लेने जाएं तो हम तो कहते हैं नहीं जापान का दो। दवाई लेने के लिए हमने कभी नहीं पूछा। मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो एक आयरन वाला सिरप एक बंदा लेने आया। वो उसने आयरन वाला सिरप उसके सामने रखा, उसने कहा मोहतरम ये ना लेके जाएं, ये सिर्फ चीनी है। तो आप अंदाजा करें, हर इससे बेहतर है, ये मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा मोहतरम ना करें, ये चीनी है, इससे बेहतर आयरन लेना है तो आप बैंगन खाएं, पालक खाएं, आपको आयरन की बेशुमार। बस ये वो चीजें हैं, और हम गाइड करते भी रहते हैं अपने प्रोग्राम में, डिफरेंट टाइम न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाकर आपको बताते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आएंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बड़ा अहम टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं और मुझे कुछ हैरानगी भी हो रही है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती चलूँ, गुलाब देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से ये बड़ा कारनामा और मुनफरिद ऑपरेशन भी किया गया है। अफगानिस्तान से एक मरीज़ आते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा जी, उनके फेफड़ों से 4 किलोग्राम प्रोटीन पाउडर निकाला गया है और बड़े अच्छे तरीके से ये कामयाब सर्जरी की गई है, जिस सर्जरी के बाद अब मरीज़ भी रुबा सेहत है। अब ये हुआ कैसे, वो कौन कौन से ऐसे अवामिल थे कि 4 किलो प्रोटीन पाउडर जो है वो उस मरीज़ के फेफड़ों में इकट्ठा होता रहा, उसको पता भी नहीं चलता रहा। फिर जब पता चला तो अलामात कैसे आई
और डॉक्टर्स की जानिब से उसको क्या बताया जाता था। अब ऑपरेशन और सर्जरी के बाद उसकी सिचुएशन क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जिन डॉक्टर साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, गुलाब देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी नौयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन ये आपके लिए भी होगा, क्या इससे कभी भी इस तरह की कोई पहले आपने सर्जरी की है? जी, इससे पहले भी हमने कई साल पहले एक इसी तरह का ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर दुबई से आने वाले मरीज़ को इसी तरह उसके लंग्स में प्रोटीन पाउडर जमा हो गया था, उसको निकाला गया था। सही, ये होता कैसे डॉक्टर साहब, रीज़न इसकी क्या बनती है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़्यादातर में तो ऐसे लोग जो सैंड ब्लास्टिंग और माइन कटिंग या माइनिंग में काम करते हैं और उनका एक्सपोजर होता है, उनकी वजह से उड़ने वाला पाउडर उनके लंग्स में जमा हो जाता है। यानी ये जो कानकुन हजरात हैं, उनको आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि उन्होंने एहतियात कैसे करनी है। मुश्किल बड़ा होता है क्योंकि आपका एक डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ना, तो फिर आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बहुत सारे पैरामीटर हैं, जिसमें एक बड़ा पैरामीटर है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पर वो लाजमी तौर पर एक स्टैंडर्डाइज मास्क इस्तेमाल करें। ये वाला मास्क नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मामूली वाला नहीं, बिल्कुल। उनके लिए एक स्पेशल स्टैंडर्डाइज मास्क है, वो इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे मुल्कों ने तो लोगों का कांटेक्ट कम कर दिया है, मशीनों से काम करवाते हैं। जहाँ पर स्टोन टूटते हैं, ब्लास्टिंग होती है, वहाँ पर लोग मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ मशीनें मौजूद होंगी। अगर होंगे तो उनको स्पेशलाइज मास्क दिए जाएंगे, जो इसमें से 3 लेवल्स फिल्टर लगे हैं। हाँ, 3 लेयर फिल्टर होते हैं उसमें। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि मरीज़ ने रब्ता आपसे कैसे किया? जब पहली दफ़ा आपके पास आया तो कैसे आपको डायग्नोस करने में पता चला कि इसके सिर्फ ये मसला है? ये मरीज़ 1 से 1.5 साल से बीमार था, काबुल का रहने वाला है, और वहाँ पर पहले इलाज होता रहा मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन जब ठीक ना हुआ तो इसको ऑक्सीजन लगा दी गई और फिर कहा गया कि हमारे पास तुम्हारी ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं एज़ पर द पेशेंट, जो उसने हिस्ट्री दी। और वो फिर घर में बैठ गया, 5-6 लीटर ऑक्सीजन लगा के काम करता था। दैन समबडी टोल्ड हिम कि भाई आप पाकिस्तान आओ। वहाँ से वो वीज़ा लेकर पेशावर आया। पेशावर की जो टीम थी, लेडी रीडिंग की, वहाँ उन लोगों ने देखने के बाद उन्होंने डायग्नोज किया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके लंग्स के अंदर प्रोटीन पाउडर मौजूद हो। उनमें से कुछ डॉक्टर साहिबान को पता था कि मैंने पहले भी एक केस किया हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे इसको रेफ़र किया गुलाब देवी में फिर हमने इसको देखा। देखने के बाद प्लान किया कि इसके लंग में प्रोटीन पाउडर मौजूद है, और इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो 10 लीटर ऑक्सीजन। अलामात क्या थी मरीज़ को, क्या क्या प्रॉब्लम्स? खांसी, सीने में दर्द और बहुत ज़्यादा सांस ख़राब होना। बैठे बैठे ही उसकी ऑक्सीजन ख़राब थी, बगैर ऑक्सीजन के वो बैठ नहीं सकता था। चलना फिरना तो दरकिनार, अगर वो चलता था तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 62 पे आ जाती थी, जो कि नॉर्मली 98 पे होती है। तो फिर इसको एनेस्थीसिया टीम को दिखाया, उनकी भी मेहरबानी, डॉक्टर असलम हैं, डॉक्टर ज़ुबैर हैं, उन्होंने बड़ा हौसला किया कि हमने इसको बेहोश करना है, इतनी कम ऑक्सीजन के साथ बेहोश करना है, और हमें इजाज़त देनी है कि हम इतनी कम ऑक्सीजन पे उसके फेफड़ों की सफाई भी कर सकें। प्रोसीजर इस लिहाज से मुश्किल है कि आप एक आदमी के फेफड़ों को पानी से भर दें, उसके बाद वो सांस कहाँ से लेगा? वन थिंग इज दैट लोग डूबने से मरते इसलिए हैं कि हम सांस नहीं ले पाते। इस प्रोसीजर में कैच पॉइंट और डिफ़िकल्ट तरीन पॉइंट ये है कि हम फेफड़ों को पानी से भरें। अच्छा। और भरने के बाद उसको शेक करें, शेक करने के बाद उस पानी को निकालें, और इस दरमियान में इस बात का ख्याल रखें कि ये मरीज़ सांस लेता रहे और ज़िंदा रहे। हाँ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो फिर वेस्ट एनेस्थीसिया टीम को बुलाया, डबल ल्यूमेन ट्यूब डाली जाती है, एक की बजाय उसके अंदर 2 सुराख होते हैं। एक फेफड़े में एक सुराख चला जाता है, दूसरे फेफड़े में दूसरा सुराख चला जाता है। फिर एक फेफड़े से वक्ती तौर पर सांस लेते रहते हैं, दूसरे फेफड़े में पानी डालकर उसको भर दिया जाए, और उसके बाद उसको शेक किया जाए, फिर उस पानी को वापस निकाला जाए। और इट्स नॉट स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक फेफड़े को पानी से भरें तो वो पानी दूसरे फेफड़े में ना चला जाए, क्योंकि दोनों फेफड़े तो आपस में जुड़े हुए हैं एक ट्यूब के ज़रिए। तो इसमें फिर उसको ब्लॉक किया जाता है, दोनों फेफड़ों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है बैलून के ज़रिए कि एक का पानी दूसरे में ना जाए। ठीक। तो ये सारा प्रोसेस
एक टेक्निकल टीम के ज़रिए बहुत प्रेशर एंड कैलकुलेटेड मूव के ज़रिए कितनी देर पानी डालना है, कितनी देर शेक करना है, कितनी जल्दी वापस निकाल लेना है। और टीम को हमने 5 डेज़ तक वी ट्रेंड ओवर टीम कि इस स्टेप के बाद आपने काम करना है, इस स्टेप के बाद आपने काम करना है, ताकि उसमें डिले ना आए। बिल्कुल। सो हम टेस्टिंग करते, रिहर्सल करते रहे और फिर हम इसमें कामयाब और फिर कामयाब ऑपरेशन तक आप पहुंचे। नॉर्मली ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में इस नौयत के ऑपरेशन नहीं होते। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ कि इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया आप देवी हॉस्पिटल में। लोगों को ये नहीं लोग अंडरस्टैंड कर पाते और कुछ लोग डरते भी हैं कि अच्छा इतनी बड़ी नौयत का ऑपरेशन कराना है तो इस हॉस्पिटल पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो ये तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल लोगों का गलत करार दे दिया। जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन भी है। इसमें ख़ास पार्ट जो है वो हमारे उस्तादों का है। उन्होंने हमें ट्रेन किया, उन्होंने हमें सिखाया। डॉक्टर कामरान चीमा, प्रोफेसर कामरान चीमा इज़ अ बिग नेम इन इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी। और इस नौयत को देखते हुए कि पाकिस्तान में पल्मोनोलॉजी में इस तरह के केसेस नहीं होते, उन्होंने नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया। मैंने और उन्होंने मिल के स्टार्ट किया है गुलाब देवी में। उसका नाम ही इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी रखा है। डॉक्टर साहब, गुलाब देवी में क्या वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ सहूलियात की कुछ कमी होगी। काफ़ी सारी सहूलियात मौजूद हैं और बहुत सारी सहूलियात आती जा रही हैं। ठीक। क्योंकि हर चीज़ को डेवलप करने में टाइम लगता है। एक पाकिस्तान में पहला डिपार्टमेंट इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी का गुलाब देवी में खुला है। ठीक है। इससे पहले ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस डिपार्टमेंट को खोलने में हुकूमत पंजाब ने भी हमारी सपोर्ट की है। कामरान चीमा साहब ने बहुत काम किया है। गुलाब देवी की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बड़ा सपोर्ट किया है। और इसको हम इक्विप करते जा रहे हैं कि हम जो काम दुनिया में कहीं भी हो रहा है वो हम इस हॉस्पिटल में स्टार्ट कर सकें। तो बहुत सारी सहूलियात, जैसे एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड के फेफड़े के अंदर जाकर अल्ट्रासाउंड किया जा सके, वो यहाँ पर सहूलत मौजूद है, जो कि आ गई है। दैट्स रेयर, पाकिस्तान में 1-2 जगह पर ही मौजूद है, वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बायोप्सीज़ के जो तरीके हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। सांस की नाली तंग हो जाती है, उसको बगैर ऑपरेशन के सिर्फ लेज़र के ज़रिए खोलना, वो यहाँ पर उसकी बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को। मैं सर्जरी की तरफ दोबारा आना चाहूँगी। दौरानिया क्या रहा इसका डॉक्टर साहब? ये एक लंबा प्रोसीजर था क्योंकि हमें मरीज़ को सांस को भी बहाल रखना था और फेफड़ों की सफाई भी करनी थी। सो हमें इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन उसकी कम हो जाती थी, फिर रुकते थे। तो टोटल हमें इस काम के अंदर 4 से 4.5 घंटे लगे। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर में जो हमने किया। हेल्थ भी उसकी मरीज की इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर लेट्स सपोज कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, सो उस पर ये काम तो बड़ा रिस्की हो जाता होगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले से उसकी डायबिटीज़ मेडिकल हिस्ट्री ली, डायबिटीज़ कंट्रोल की, उसकी एकोकार्डियोग्राफी की गई, उसकी यानी वो डायबिटिक भी था पेशेंट। डायबिटिक भी था, सही। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके फिर हम रहे और एनेस्थीसिया की टीम के लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहे उसकी। और आज हम उस मरीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो ऑफ ऑक्सीजन है, वो बड़ा खुश है। आज अफगानिस्तान जाने के लिए इतने अरसे बाद अपने बच्चों से मिलेगा और ही इज़ वेरी हैप्पी। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, बाद की केयर अब आपने क्या बताई है? उनको किस तरह से अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी, बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हाँ, ये इस ऑपरेशन की एक बड़ी खूबसूरती है। जब हम उसके फेफड़ों से पानी ये पाउडर हमने निकाल दिया है और इसके बाद दूसरी साइड का जो फेफड़ा है उसको भी हम कुछ अरसे बाद 2 माह के बाद एक दफ़ा फिर ये ऑपरेशन रिपीट करेंगे। इसके बाद अच्छा, दूसरे फेफड़े में भी इसी तरह पाउडर है? हाँ, उसमें भी इतना ही पाउडर मौजूद है। अच्छा, उसको भी हम निकालेंगे। और दोनों एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, मतलब सांस कहाँ से लेगा मरीज। तो अब जब हम उसको निकालेंगे तो उसके बाद इसको किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय कि ये माइनिंग से दूर रहे, ब्लास्टिंग वाली जगहों से दूर रहे, स्टोन कटिंग वाले एरिया से दूर रहे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है उसके ऊपर रहेगा। सही। और हम इसको हर 2 साल के बाद बुला के देखते रहेंगे
कि इसकी तबीयत कैसी है। चलें जी, बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जी कामयाब सर्जरी के साथ साथ पेशेंट उभरी है और अब उसको आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद कुछ अवेयरनेस भी था और कुछ अप्रिसिएशन भी था कि बिलाशुबा अगर इतना ज़बरदस्त काम यहाँ पर हो रहा है और हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम सब लोग चाहते हैं कि हम ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल करें और ऐसे में एक दौड़ लगी रहती है। अच्छा जी, दूध की अफादियत क्या है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी दूध की अफादियत भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। अब जब दूध का बारी आती है तो लोग बड़ा कंसर्न हो जाते हैं। अच्छा, खुला दूध जो है वो तो बिल्कुल साफ़ नहीं है। पैकेट मिल्क की तरफ जाएँ तो फिर लोग कहते हैं प्रिजर्व मिल्क का पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करें, पता नहीं ये भी उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट है या नहीं है। सो बहुत सारे लोगों के लिए टेंशन है। कुछ लोग कहते हैं पाउडर मिल्क तो है ही पानी, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं जी जिसको हम दूध कह रहे हैं जो कि गवालों से लेकर आया जाता है, हम अक्सर दिखाते भी हैं कि फूड अथॉरिटी ने फलां जगह पर कार्रवाई की, टेस्ट किया दूध और उसको वहीं पे बहा दिया। अब जब इस तरह की हम फुटेजेस देखते हैं तो दिल भी नहीं मानता कि आप खुला दूध पिए, तो फिर रह क्या जाता है, ऑप्शन क्या है? हमारे माहिर ग़िज़ायात जो हैं इस बारे में हमें राय क्या देंगे? आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने आज आयशा नासिर को बुलाया है, सो उनको हम शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने मेरा इंट्रो सुन लिया, लोग बहुत परेशान हैं। खुला दूध जिन रास्तों से होकर आता है, फिर उसके अंदर पानी मिक्स किया जाता है, फिर कहा जाता है उसके अंदर पाउडर भी मिक्स कर दिया गया है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। ऑल्दो हमारी मजबूरी होती है कि महंगी चीज़ कोई ख़रीद नहीं सकता, उस ऑप्शन की तरफ जाना है। पहले दूध की ग़िज़ाइयत बता दें। दूध जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, हर न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट सवाए आयरन के दूध के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए हम कहते हैं मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। अगर आपसे कुछ नहीं खाया पिया जा रहा, जैसे कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है या कुछ भी, तो दूध का इस्तेमाल शुरू कर दें। एक बच्चा जब पैदा होता है पूरा साल दूध पे ज़िंदा रहता है। दूध में इतनी ग़िज़ाइयत है, इतना प्रोटीन है, इतना अच्छा उसके अंदर फ़ैट है, इतने अच्छे उसके अंदर कार्ब्स हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। हद में रह के इस्तेमाल करेंगे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो एक इंसान को चाहिए सवाए आयरन के वो इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये है दूध की ग़िज़ाई अहमियत। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी। अब सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो गई है। खुले दूध से सब लोग परेशान हैं और खालिश दूध कहाँ से मिले ये भी लोग परेशान हैं। सो उसके ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं, उस पर भी लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, क्या करें? अना, अभी आपने कहा कि खुले दूध के अंदर पानी शामिल, सिर्फ पानी नहीं ना शामिल किया जाता, मसला ये है उसके अंदर सर्फ शामिल किया जाता है। पिछले दिनों मेरे बहनोई का फार्म हाउस था, अब नहीं रहा उनका, और उन्होंने वो एक बात बता रहे थे कि मैं 250 किलो जो है 250 रुपये लीटर दूध बेचता था, और जो बंदा मुझसे सबसे ज़्यादा दूध लेके जाता था, गेस करो वो कितने लीटर बेचता था? मैंने कहा हाँ जी 110 रुपये पर लीटर। मैंने कहा ये कैसे, बाकी पानी और वो पाउडर मिला के। सो बेसिकली खुले दूध में सिर्फ और सिर्फ पानी का मसला नहीं आता, वो जो गंदा पाउडर मिलाया जाता है उसका भी मसला आता है। दूसरी चीज़, जो प्रॉबेबल कार्सिनोजेंस हैं, यानी वो चीज़ें जो कैंसर की वजह बनती हैं, जिनमें से एक चीज़ जिस पे रिसर्च इतनी हो चुकी है कि कहते हैं हाँ जी ये तो डेफिनेट कैंसर की वजह है, वो ये जो खुला दूध है जो सिल्वर और गोल्डन किस्म के बर्तनों में जा रहा होता है, वो कैंसर की बड़ी वजूहात में से है। इस वक्त आप देखें धूप में वो बर्तन जा रहे हैं, एक तो वो हैं स्टील के बर्तन, धूप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऊपर से उनके अंदर नीचे मोल्ड लगी हुई होती है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो फंगस और मोल्ड को जल्दी कैच कर लेता है। वो बर्तन सही से आप उसके कॉर्नर नहीं साफ़ कर सकते, और आपके लिए किसी ने करने भी नहीं, आप गवाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो धो धो के बर्तन साफ करेगा। तो वो जिस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो बड़ी वजह बन जाती है बहुत सारी बीमारियों की। दूसरा, इसके अंदर टाइफाइड और भी बड़ी बीमारियां इसके साथ ही। अच्छा, अब लोगों को यहाँ पे आई एम सॉरी लगता है कि बॉयल करेंगे तो जी सारे जरासीम खत्म हो गए हैं। बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके से तो वाकई ही जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, मगर फिर मसला यही कि अगर तो आपके पास 100% खालिस दूध मौजूद है, अगर आपको गारंटी आपने अपने सामने दूध निकलवाया तो फिर तो ठीक है। लेकिन जिस तरह हम आजकल अंधा ट्रस्ट करके दूध लेते हैं वहाँ पे मसला आ जाता है। अगर आप बॉयल करके मिल्क को, खालिस दूध को लेते हैं फिर तो वाकई ये सारा कुछ, और 2 से 3 अच्छे उबाले दिलवाने हैं उन्हें। अना, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अक्सर लोग दूध को उबालते नहीं है, बल्कि मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं दूध उबाल के कैसे पिया जा सकता है, वो तो कच्चा ही पिया जाता है।
कच्चा दूध टाइफाइड की वजह, बहुत सारी बीमारियों की वजह, वो अपने साथ जो भैंस से बैक्टीरिया आ रहा है वो सारा का सारा अपने साथ लेकर आ रहा है। तो प्लीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट है दूध डायरेक्ट भैंस से निकाल के आपने पी जाना है, ये तो बहुत ही गलत है। ये तो इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। दूसरी बात ये कि अगर आप खालिस दूध तक एक्सेस से आपने अपने सामने भैंस से निकलवाया, उसको 2 से 3 अच्छे उबाले दिलवा कर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे आपके सामने नहीं निकाला गया, आपको नहीं पता इस दूध में क्या है, उसकी निस्बत बहुत बेहतर है डब्बे का दूध, उसकी निस्बत बहुत बेहतर है पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क और टी वाइटनर में फ़र्क है, ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी निस्बत डब्बे का दूध एंड पाउडर्ड मिल्क बहुत बेहतर ऑप्शन है। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, लोग समझते हैं कि जी पाउडर मिल्क में उतनी ग़िज़ाइयत नहीं है, सो क्या ये वाकई, क्योंकि महंगा भी आता है और लोग फिर कहते हैं कि जी उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं। अच्छा, महंगा इसलिए वो आता है कि उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा है, उसकी मशीनरी और वो जो सारी मेंटेनेंस है वो काफ़ी महंगी है। ग़िज़ाइयत सेम ही होती है, उसके अंदर से जो वाटर कंटेंट होता है उसको इवेपोरेट करा दिया जाता है, आर्टिफिशियली इवेपोरेट करा दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है वो दूध आर्टिफिशियल है, वो प्रोसेस आर्टिफिशियल है, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कैल्शियम वहीं का वहीं है उसके अंदर, बल्कि उसको फोर्टिफाई भी किया जाता है, इसीलिए भी वो महंगा हो जाता है। उसमें विटामिन डी, विटामिन ए वगैरह जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो पाउडर मिल्क बुरी चीज़ नहीं है एंड ये आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। ये उसी दूध के अंदर से वाटर कंटेंट को निकाल के जो पीछे पाउडर बचेगा वो आपके पास पाउडर मिल्क है, बिल्कुल गाय और भैंस का ही दूध है ये भी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो चाय के शौकीन हैं वो टी वाइटनर का इस्तेमाल, क्या वो दूध ही होता है? नहीं, टी वाइटनर दूध नहीं है। टी वाइटनर और पाउडर मिल्क बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अब टी वाइटनर के बारे में एक चीज़ समझ लेंगे, सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। टी वाइटनर पाम ऑयल है, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल है जो कि हार्ट की बीमारियों की वजह बनता है। हाँ, एक हद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7% आपकी पूरी एक दिन की डाइट के अंदर अगर 7% सैचुरेटेड फैट आ भी गया तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। ये जो 2-2, 4-4 चम्मच डाल के हम लेते हैं एक कप के अंदर, वो बहुत ख़तरनाक है। 1 टीस्पून टी वाइटनर इन अ कप ऑफ टी, और ये इस तरह की चाय आप 2 से 3 कप पी सकते हैं, प्लीज़ इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी चाय जो हम कहते हैं कि जी अच्छा हम खालिस दूध की चाय पी रहे हैं तो इसका तो नुकसान ही नहीं है। खालिस दूध के अंदर थोड़ा पानी शामिल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज चाय के अंदर जब तक पानी शामिल नहीं होगा वो न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करेगी। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक दूध के अंदर पत्ती डाल के पीने का सवाल है तो वो बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू टी वाइटनर के। उसके कोई नुकसानात नहीं है। हाँ, बलाई हटा दें और दूध ज़रा कम रखें, पानी ज़्यादा रखें। अब मुझे ये बता दें कि अगर आप दूध का इस्तेमाल बच्चों में, बड़ों में कह रही हैं तो रिकमेंडेड क्या है, कितनी दफ़ा दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों को 3 से 4 ग्लास देने चाहिए। बड़े भी डिपेंड करता है उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, जेंडर क्या है। 2 से 4 ग्लास का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चाय की फॉर्म में आ सकता है, डिज़र्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, और दूध 2 ग्लास तो सबको पीने चाहिए। ठीक है। ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि दूध वैसे भी पेरेंट्स दे रहे होते हैं, जो चीज़ें बच्चों को बना के दी जा रही होती हैं वो भी दूध की होती हैं। सो उससे ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कंजप्शन के हर रोज़ की? नहीं है ना। अगर आप 2 से 4 ग्लास तक लेकर जा रहे हैं ना तो बच्चे दूध ऐसे इतने शौक से पीते भी नहीं है। उसका तरीका ही होता है मिल्क शेक्स बना के दे दिए, डिज़र्ट्स बना के दे दिए, चाय नहीं देनी बच्चों को। अगर आप दूसरी फॉर्म में भी दूध दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, 2 से 4 कप तक रखें। 2 से 4 ग्लास, मेजरिंग कप एक ग्लास के बराबर होता है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ताकि दूध में फ्लेवर ऐड किए जा सकते हैं, फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं। फ्रूट्स अच्छी ऑप्शन है, फ्लेवर्स जो हैं वो इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ तक फ्रूट्स की बात है वो अच्छी ऑप्शन है। हेल्दी डिज़र्ट्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। हेल्दी डिज़र्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बच्चों को एक लंबे अरसे के लिए दूध पे रख रहे होते हैं, खाना उस तरह से नहीं, उसका क्या नुकसान? अच्छा, जैसे अभी पिछला भी सवाल था कि अगर बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा दूध दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दूध देने से होगा क्या कि बच्चे ने जो बाकी चीज़ें लेनी है डाइट के अंदर वो निकलना शुरू हो जाएंगी। बच्चा दूध पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, दूध में आयरन नहीं है, बच्चों में फिर आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर यह है कि बच्चों को सब कुछ दिया जाए। फूड ग्रुप्स को सीखें, रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, वेजिटेबल, सब नट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ दूध नहीं सारा काम कर देना। हाँ, दूध दें, हर बच्चे को, हर इंसान को दिन में 2 से 4 ग्लास दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे ऊपर अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अपने बच्चे को बाकी न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। कौन से लोग हैं जिन्हें कम से कम दूध का इस्तेमाल, जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है, यानी वो दूध हजम ही नहीं कर सकते, वो लोग इसका इस्तेमाल कम करें। अगर आपकी किडनी की कोई हिस्ट्री है तो क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है,
वो इसका इस्तेमाल कम करें। अगर वैसे कोई मसला है जिसमें डॉक्टर ने, जैसे कई दफ़ा होता है कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं दूध का इस्तेमाल सैचुरेटेड फ़ैट की वजह से, जैसे हार्ट का मसला है तो दूध का फ़िलहाल इस्तेमाल ना करें। कोई कुछ शॉर्ट टर्म के लिए डॉक्टर्स मना कर देते हैं तो उस केस में इस्तेमाल। अच्छा जी, इसके साथ साथ वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं या कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसमें दूध का इस्तेमाल उन्हें किस तरह से करना है? दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, डाइट प्लान भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हड्डियाँ खोखली हो गई तो उस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। नाश्ते में दलिए, दूध मोटापा तो नहीं करता? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। खाने का तरीका सीखें। नाश्ते में दलिए के फॉर्म में लिया जा सकता है। दूध को, दलिए को दूध के अंदर नहीं पकाना, पानी में पका के फिर दूध शामिल करना है पहली चीज़, और स्नैक के तौर पे लिया जा सकता है। यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान 1 गिलास दूध का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी स्टक हो। ठीक है, वो लोग जो कि दूध में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही गलत है। आप अच्छी खासी चीज़ के अंदर पॉइजन डाल के इस्तेमाल करें। चीनी हम सब जानते हैं पॉइजन है, इट्स वाइट पॉइजन बेसिकली। सो अगर आपने इस्तेमाल करना है, आप उसमें शहद या देसी शक्कर, शक्कर बहुत अच्छी चीज़ है, क्रोमियम का नेचुरल सोर्स है, हम इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। गुड़ को पीस के जो देसी खालिस शक्कर है, 1 चाय का चम्मच अगर आप दूध में डाल के लेते हैं, ये आपको स्ट्रेस के अगेंस्ट हेल्प करती है, ये आपकी मीठे की क्रेविंग रोकती है, ये आपको एक सुकून देती है, ये आपको एक अच्छी फीलिंग, जिसे हम कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स ट्रीट कराती है। सो इसका इस्तेमाल करें, या दूध में शहद डाल कर लेते हैं तो ये आपको फ्लू के अगेंस्ट भी हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा, सेहत के लिए वैसे भी अच्छा है, लेकिन चीनी नहीं, वाइट पॉइजन नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? दूध का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, मॉडरेशन सीखें, हर चीज़ इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करें। जस्ट बिकॉज इसके फ़ायदे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और ज़रूरत से कम इस्तेमाल भी नहीं करना। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, फीमेल्स को इसका इस्तेमाल डेफिनेटली ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा। एक जल्दी से दौड़ लगा के हम चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ों के फ़वाइद बता दें। अच्छा जी, आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना, अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं हम डिस्कस करें वो भी हमारे साथ ज़रूर जो है आपने शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।